हेलो, एक बार फिर से बायोलॉजी फाउंडेशन विद अपने क्लासेस में आपका स्वागत है। जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ लिया था उसी का रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि वो चीजें क्या थी। एक एक रिवीजन है जिसको कि आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद इस पर अपना अध्ययन करेंगे। हमारी पिछली क्लासेस से पिछली वीडियो को देख के इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अपनी इस क्लासेस में बायोलॉजी फाउंडेशन में अपनी क्लासेस में क्या क्या चीजें पढ़ लिया था, एक एक करके उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वो था क्या? डीएनए। द डीएनए के बारे में हम लोगों ने जाना था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड होता है आर लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो क्या होता है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, बड़ा सा चेन होता है। जबकि जो डीएनए होता है वो क्या करता है? डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। और अगर वहीं आरएनए की हम लोग बात करते हैं तो आरएनए क्या करता है? आरएनए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, आरएनए मोस्टली हेल्प इन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसके ट्रांसफर और उसके एक्सप्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका आरएनए होता है। आरएनए क्या करेगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा और उसको एक्सप्रेस करने का काम करेगा। ये काम किसका होता है? आरएनए का होता है। हम अगर बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं या दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, हम कहें कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? अगर हम बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन है तो डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं या जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करते हैं। डीएनए एंड आरएनए बोथ फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। इसको वॉटसन और क्रिक ने ढूंढा था, इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। आपको पिछली क्लास का अगर याद हो, मिशेल्सन का ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्थी का था, मिशेल्सन और स्टाहल का था। ये एक्सपेरिमेंट जो बताते हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए और आरएनए दोनों एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं, लेकिन जो हमारा डीएनए होता है बेटा, ये जेनेटिकली और केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए। डीएनए जेनेटिकली और केमिकली, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए। मतलब आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। आरएनए से ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और एक मेजर डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए। पिछली क्लासेस में हमने बताया भी था कि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल के फेवर में इसका ज्यादा पार्ट जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि आरएनए पहले डिस्कवर किया गया, आरएनए फर्स्टली इवॉल्व, और जो डीएनए है ये डिराइव हुआ इसी आरएनए से। डीएनए क्या हुआ? इसी से डिराइव हुआ।
या बाद में इसको डेवलप किया गया। तो जो हमारा डीएनए होता है इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक डबल हेलिक्स के रूप में होता है, ठीक है। और ये दोनों हेलिक्स क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से होता है। तो एक जो स्ट्रैंड होता है ये दूसरे स्ट्रैंड का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। अगर हम बात करते हैं एडेनिन का, तो ये थाइमिन से जुड़ा होता है, कितने बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर हम बात करते हैं ग्वानिन की, तो ये साइटोसिन से जुड़ा होता है, कितने से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक। ऐसा किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने बताया था। वॉटसन और क्रिक ने इसके बारे में जानकारी दिया था कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, या उसके पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा आरएनए वर्ड्स के बारे में कि आरएनए क्या होता है। आरएनए जो होता है बेटा, ये क्या करता है, अभी हमने बताया है कि ये जीन के एक्सप्रेशन में मदद करता है, जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो एमआरएनए बनता है यही जीन का एक्सप्रेशन करता है, और यही एक्सप्रेस होकर क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात की जाए, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि डीएनए होगा, उस डीएनए से आरएनए बनेगा और इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से प्रोटीन जो बनता है इसको कहा जाता है क्या, ट्रांसलेशन। ऐसा प्रोकैरियोट के केस में होता है और ये एक साथ होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कपल्ड प्रोसेस कहा जाता है। मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। हम एक पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसको क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से डीएनए जो बनती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। मतलब डीएनए रेप्लिकेट करके स्वयं की कॉपी को बना देता है। और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये कैसा होता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जैसे ये एक डबल स्ट्रैंड है, ये एक डबल स्ट्रैंड है, इस डबल स्ट्रैंड से मान लो कि इसका रेप्लिकेशन हुआ और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसा होगा कि इसका एक स्ट्रैंड टोटली नया बनेगा और एक स्ट्रैंड पुराना रहेगा। इसी को कहा जाता है क्या, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये क्या लाएगा क्या, आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। एक स्ट्रैंड पुराना हो गया और एक स्ट्रैंड टोटली नया हो गया। तो जो रेप्लिकेशन होता है बेटा वो इसी,
ठीक है, एक पुराना स्ट्रैंड हुआ ब्लू कलर से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, और एक ग्रीन वाला जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इसीलिए इस प्रकार के रेप्लिकेशन को क्या कहा जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं किसका, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में देखिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से आरएनए। ठीक है, ये जो आरएनए होता है बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ये प्रोकैरियोट के केस में मैच्योर बनता है और यूकैरियोट के केस में प्री मैच्योर होता है। इसकी मैच्योरेशन की जाती है। इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सॉन और एक होता है एंट्रॉन। ठीक, ये जो एक्सॉन होता है ये प्रोटीन को कोड करता है या प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस होता है, जबकि इंट्रॉन्स होता है वो नॉन कोडिंग होता है। ठीक है, तो जब इसकी मैच्योरेशन की जाती है किसके केस में, यूकैरियोटिक कोशिका के केस में, जब इसकी मैच्योरेशन की जाती है तो क्या होता है कि पहले इसको नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस है या जो इंट्रॉन्स है उन सब का रिमूवल किया जाता है और रिमूव करके केवल इंट्रॉन्स को रोका जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, जैसे हमारा एमआरएनए बना और उस एमआरएनए में दोनों प्रकार के सीक्वेंस पाए जाएंगे। ठीक, जैसे ये है एमआरएनए, सपोज करिए कि इसमें दोनों सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये है आपका एक्सॉन, ये है आपका एंट्रॉन, ये है आपका एक्सॉन, ये है आपका एंट्रॉन, ये है आपका एक्सॉन, ये है आपका एंट्रॉन, ये है आपका एक्सॉन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला जो एक्सॉन है इसको हटाया जाएगा, ये वाले एक्सॉन को इंट्रॉन को हटाया जाएगा, ये वाले इंट्रॉन को हटाया जाएगा, इन सभी का रिमूवल किया जाएगा और केवल एक्सॉन को यहां पर रोका जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, प्रीमैच्योर या मैच्योर एमआरएनए हो गया। ये मैच्योर एमआरएनए हो गया और यहाँ पे रिमूव हो गया कौन सा, ये वाला और ये सभी क्या थे, इंट्रॉन्स थे। इन इंट्रॉन का रिमूवल कर दिया गया। अब केवल यहाँ पे मैच्योर एमआरएनए बना और इधर से हम कह सकते हैं क्या, ये इंट्रॉन्स निकल गया। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, स्प्लाइसिंग, या इसी को आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है, आरएनए अगर बनता है किसमें, प्रोकैरियोट में, तो वो मैच्योर होगा, सीधे यह प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा या ट्रांसलेशन में टेक पार्ट करेगा। जबकि अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो जो एमआरएनए बनता है वो प्री मैच्योर होगा, फिर उसका मैच्योरेशन किया जाएगा और उसके मैच्योरेशन में क्या किया जाएगा, जो नॉन कोडिंग इंट्रॉन सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव किया जाएगा और इंट्रॉन्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कही जाएगी। इसके बाद ये ट्रांसलेशन में भाग लेगा। मतलब ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, इसी में इन दोनों में समानांतराल हो जाता है और दोनों प्रोसेस थोड़ा स्लो चलती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जो ये एमआरएनए बना बेटा, इस एमआरएनए पर ट्रिपल कोड के रूप में कोडान सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, 3 कोड के रूप में अमीनो एसिड को कोड करने वाले कोडान सीक्वेंसेस होते हैं। वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनको अलग अलग कोडान के द्वारा कोड किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टीआरएनए। ठीक है, और वो टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। क्या करता है बेटा, एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स पे अमीनो एसिड को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और जो आरआरएनए होता है, आरएनए 3 प्रकार के होंगे ना, तो जो आरआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का काम करता है।
ठीक है, तो इस पर डिफरेंट कोडॉन सीक्वेंसेस होते हैं। टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को अपने साथ लाएगा और इस एमआरएनए मॉलिक्यूल पे उसको छोड़ देगा। ठीक, जब इस पे छोड़ देगा तो ये एमआरएनए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अमीनो एसिड की एक चेन बनाना शुरू कर देते हैं। इस पे एक अमीनो एसिड की ऐसे चेन बननी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितने टीआरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड की एक चेन बन गई और यही अमीनो एसिड की चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कहलाएगा। यही प्रक्रिया प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, ओके, यहां तक समझने में हमको लगता है आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, यह पूरी प्रक्रिया जो होती है बेटा आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसके लिए जो एंजाइम जरूरत होता है उसको राइबोजाइम कहते हैं। जो आरएनए के साथ मिलकर क्या करेगा, टीआरएनए के साथ जो अमीनो एसिड्स आए हैं, इन अमीनो एसिड को, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ने का काम करता है। और जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इस प्रकार से कई सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो वो कहलाएगा क्या, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि प्रोटीन क्या होता है तो हम परिभाषित कर सकते हैं इसको किस तरीके से कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। ओके, क्या कह सकते हैं हम कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज known as प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं और यही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करता है, अमीनो एसिड वो प्रोटीन बना लेता है। तो प्रोटीन जो हुआ वो अमीनो एसिड का बैकबोन हुआ। अमीनो एसिड आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिए, उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। ऐसा बीडल और टैटन का एक परिभाषा भी है। ठीक है, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे जिसको कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहला जो रेगुलेशन हुआ वो किस आधार पे होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो सबसे पहले हमें अगर ट्रांसक्रिप्शन को ना होने दो तो भी जीन रेगुलेशन हो जाएगा, जीन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्टेप होता है जहां पे इसको रोका जाता है। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो इन बैक्टीरिया के केस में इसके लिए एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, उस सिस्टम को या उस स्ट्रक्चरल जीन के पूरे सीक्वेंस को कहा जाता है क्या, ओपेरॉन मॉडल। तो यहां पे जीन रेगुलेशन किसके माध्यम से होगा, ओपेरॉन मॉडल के रूप से होगा। ठीक है, और ये मॉडल जो होता है ओपेरॉन का, ये लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करता है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो यहां लैक्टोज जो होता है ये वाइटल रोल प्ले करता है प्रेजेंस में और एब्सेंस, जीन को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ओपेरॉन मॉडल इस लैक्टोज के प्रेजेंस और एब्सेंस में एक्टिव और इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है, इनएक्टिव रिप्रेशर का काम करता है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देता है। और जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को होने देता है, एक्टिव केस पे चालू होता है।
तो ये लैक्टोज का प्रेजेंस और एब्सेंस रिप्रेशर और एक्टिवेटर का काम करता है। ठीक है, मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये वर्क करेगा एज अ रिप्रेशर, और जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये काम करेगा कैसा, एक्टिवेटर। ठीक है, लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस, जब लैक्टोज क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो ये रिप्रेशन की काम करेगा, और जब लैक्टोज एब्सेंट हुआ तो ये एक्टिवेटर का काम करेगा। यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, या इसी को एक्टिव प्रोसेस कहेंगे और इसको नेगेटिव प्रोसेस कहेंगे। ठीक, अब आता है क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, इसको हम लोग मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, और ये कब आया था, 1990 में आया था, और लगभग 13 साल लग जाता है एक ह्यूमन जीनोम को बनाने में, या एक ह्यूमन जीनोम के स्ट्रक्चर को देने में। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करता क्या है, इसका मेन एम क्या होता है कि सीक्वेंसिंग ऑफ एवरी ह्यूमन जीन। इसका मेन काम क्या होता है, सीक्वेंसिंग ऑफ एवरी बेसिक ह्यूमन जीन। मतलब कि जो हमारा HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका मेन एम क्या होता है कि ये जितने भी बेस सीक्वेंसेस है ह्यूमन बॉडी में, उन सभी की सीक्वेंसिंग कर ले, या उनके सभी का डाटाबेस तैयार कर ले और इसको स्टोर कर ले अपने सिस्टम में। यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। ये एक मेजर प्रोजेक्ट था जिसमें कई सारे देश एक साथ भाग लिए थे, जैसे आपका जर्मनी, जापान, चाइना, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये सारे देश आपस में मिलके इस मेगा प्रोजेक्ट में टेक पार्ट किए, जिससे जीन की स्टडी करना एकदम से आसान हो गया, और इससे कई सारे नए एरिया भी डेवलप हुए और नए सारे प्रोजेक्ट भी आए। ठीक है, अब बात उठती है किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब हमको क्या होता है कि जीन सीक्वेंस के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है किसी भी ह्यूमन बॉडी की, तो हम क्या करते हैं, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको आइडेंटिफाई करना एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, इससे हम क्या करते हैं, वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएशंस ऑफ टू इंडिविजुअल। ठीक, दो इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंसेस है या किन किन जगहों पर डिफरेंसेस है, उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के माध्यम से आसानी से जान लेते हैं। ठीक है, ये काम करता है किस प्रिंसिपल पर, अभी कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, ये पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब सैटेलाइट डीएनए या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये इस पे काम करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, या इसी को सैटेलाइट्स कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और वो सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जीन सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की यूनिट कई बार रिपीट होती है। एक ही प्रकार के छोटे छोटे बेस सीक्वेंसेस होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, सैटेलाइट डीएनए। ये दो प्रकार का होता है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स। इसके लेंथ के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस होता है वो किसमें होता है, फॉरेंसिक साइंस। और इसे एक नया फील्ड जन्म दिया किससे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, जिसको कहते हैं क्या, फॉरेंसिक साइंस या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक इवोल्यूशन। इन सभी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये हुआ, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और अभी तक हम लोगों ने इतने टॉपिक को देख लिया है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, कैसे इसने बना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है अथवा आरएनए है,
डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए, इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। जहां डीएनए नहीं होता वहां आरएनए होता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, ठीक, हम इसमें जाने किसके बारे में, एमआरएनए के बारे में जाने, आरआरएनए के बारे में जाने, टीआरएनए के बारे में जाने, ठीक, किसका क्या काम होता है, कौन कहाँ पे टेक पार्ट करता है, किस प्रोसेस को देता है, रेप्लिकेशन क्या होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होगा, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जाना कि डीएनए से आरएनए जब बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होता है। जेनेटिक कोड एयूजी स्टार्ट कोडॉन अगर आपको याद हो, ये मेथियोनिन को रिप्रेजेंट करता है अगर आपको याद हो, ठीक, तो हम इसके बारे में जाने। जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन क्या होता है, जब आरएनए से क्या होता है प्रोटीन बनता है तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन जो एक्सप्रेस होते हैं उनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कैसे रेगुलेट होंगे, ट्रांसलेशन के लेवल पे कैसे रेगुलेट होंगे। लैक ओपेरॉन जो मॉडल था या ओपेरॉन जीन सीक्वेंस थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको कि मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में जाना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसमें हम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, दो इंडिविजुअल के बीच में आसानी से क्या करते हैं, वेरिएशंस को जान लेते हैं, इसका फॉरेंसिक साइंस में उपयोग होता है। तो ये इतनी पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब आप इसी के आधार पे जो भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से पढ़ेंगे। जब हम लोग किस में आएंगे, क्वेश्चनायर टॉपिक पे आएंगे, जहाँ पे हर टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, वहां पे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। या सैटरडे संडे को हमारी जो क्लास नहीं चलती उसमें हम क्वेश्चन को लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग जानते हैं। अगर आज की हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं 9 से 12 तक या हायर क्लासेस के, सभी में हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे आने वाली क्लासेस में हम कुछ और ही रोचक टॉपिक ले आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक को लेके आएंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग अभिनव की बायोलॉजी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।